My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 56, असुरों का अतीत। किलिंग शहर में वह एक सितारों से सजी शाम थी। नगर प्रमुख का महल महाद्वीप के सबसे प्रमुख युवाओं के मिलन स्थल के रूप में स्थापित हो गया था। कई संप्रदायों के प्रमुख शिष्य, जिनके असुर संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध थे, उस हवेली में उपस्थित थे। वे सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए थे। कुछ तो अपने जूनियर्स को भी साथ लाए थे ताकि उन्हें दुनिया घुमा सकें। क्या आपको पता है कि नया नगर प्रमुख का महल उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पहले नगर प्रमुख का महल हुआ करता था? युवराज अपने कमरे में एक अन्य युवक के बगल में बैठे थे, जिसकी पहचान अज्ञात थी। अधिकांश मेहमान अभी भी नीचे ही थे, लेकिन किसी कारणवश इस युवक को राजकुमार से पहले मिलने की अनुमति दे दी गई। यही वह जगह है जहां मेरे प्यारे भाई की हत्या हुई थी। युवराज की बात सुनकर उस अज्ञात व्यक्ति ने एक घूंट पिया। मैंने इसके बारे में सुना था। यह झांग वेई का काम था। हाँ, यह सही है। उसने मेरे निर्दोष भाई की हत्या कर दी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। युवराज ने कुछ उदासी व्यक्त की। उनके निजी सेवक उनके पीछे खड़े थे। युवराज के इस अभिनय को देखकर उन्हें हल्की सी हंसी आ रही थी। क्या वे दुखी थे? उन्हें तो इस बात की बहुत खुशी थी। ग्रेट डेमन सेक्ट बिल्कुल वैसा ही है। वे बहुत अहंकारी हैं। उनका पतन होना तो तय है। हाँ, यह सही है। युवराज ने सिर हिलाया। आप मेरे गुरु के पुत्र हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप इन बातों के बारे में जानते होंगे। असुर संप्रदाय लंबे समय से शक्ति संचय कर रहा था। हमने कई अन्य संप्रदायों के साथ गठबंधन किया है, और अब हमें बस एक अवसर की आवश्यकता है ताकि हम उन अहंकारी लोगों को उनके सिंहासन से नीचे उतार सकें। उस युवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे इन सब बातों की जानकारी थी। यद्यपि युवराज असुर संप्रदाय के गुरु के शिष्य थे, फिर भी वे पुत्र थे, इसलिए वे युवराज से कहीं अधिक जानते थे। वह जानता था कि उसके पिता को महान दानव संप्रदाय से और विशेष रूप से संप्रदाय प्रमुख से कितनी नफरत थी। उनके पिता उनकी आखिरी मुलाकात को कभी नहीं भूले थे। उस समय वे असुर संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख नहीं थे। फेंग यू भी बहुत युवा था और हाल ही में महान दानव संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख बना था। उस समय फेंग यू एक छोटी बच्ची थी। वहीं उसके दादाजी काफी उम्रदराज थे। उस समय 4 अधिपति होने की अवधारणा भी नहीं थी। असुर संप्रदाय और महान दानव संप्रदाय दोनों की शक्ति लगभग समान थी। उस समय उनके दादा असुर संप्रदाय के प्रमुख थे। उन्होंने फांग यू को गठबंधन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। फांग यू ने निमंत्रण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी उसके दादा ने हार नहीं मानी। अपने से कहीं अधिक वरिष्ठ होने के बावजूद उनके दादा ने अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया और महान दानव संप्रदाय में चले गए। वहां उसकी मुलाकात फेंग यू से हुई, लेकिन उस लड़की ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनके पिता अपने दादा के साथ गए थे, जिसकी बदौलत उन्हें इन बातों की जानकारी थी। उनके दादाजी ने उन्हें यह कहानी कई बार सुनाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इस अपमान को कभी न भूलें। उस समय फेंग यू का वर्णन करने के लिए उसके पिता ने केवल 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, भावहीन गुड़िया। उसके दादा ने उसे गठबंधन के फायदों के बारे में बताया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। उसने उन्हें वापस जाने को कहा, मानो वे भिखारी हो। तुम बहुत घमंडी हो, छोटी बच्ची। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजेय हो? अगर तुम हमारे साथ गठबंधन नहीं करोगी, तो क्या तुम उन परिणामों को झेल पाओगी अगर कभी हमारे संप्रदाय शत्रु बन जाए? जाते समय उनके दादाजी ने बस इतना ही कहा था। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फेंग यू, जिसने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, आखिरकार हरकत में आ गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उसने बस अपनी उंगली हिलाई और उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने इस कमरे में मौजूद सभी को वश में कर लिया। उनके दादा और पिता दोनों को घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया। वे उस विचित्र दमन का विरोध करने में असमर्थ थे। अब तक उनके पिता का मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेट डेमन सेक्ट ने सभा कक्ष में कोई महान सैन्य संरचना तैयार कर रखी थी जो उनके खिलाफ सक्रिय हो गई थी। भावहीन गुड़िया हिली। वह अचानक उसके दादाजी के सामने प्रकट हुई और उनके बाल पकड़ लिए। चूंकि आपने इसका जिक्र किया है, तो चलिए देखते हैं कि अगर आपका संप्रदाय दुश्मन बनना चाहे तो क्या होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसके दादा का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे उसके पिता के चेहरे पर पड़े, जिन्हें अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बस उस भावहीन महिला की पीठ देखी जो दूर चली गई। उसका हाथ खून से सना हुआ था क्योंकि उसने सिर को दूर फेंक दिया था। आप महान दानव संप्रदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। ये उसके पिता द्वारा उससे सुने गए आखिरी शब्द थे। उनके पिता महान दानव संप्रदाय से लौट आए, लेकिन किसी कारणवश वे युद्ध छेड़ने से बहुत डरते थे। उसे लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका पूरा संप्रदाय नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह इस घटना को भूल नहीं सका। भले ही उनके पिता असुर संप्रदाय के नए नेता बन गए थे, लेकिन वह इस नफरत को कभी नहीं भूले थे। अगले कुछ वर्षों तक उसने अन्य संप्रदायों के साथ गठबंधन बनाने के बारे में सोचा ताकि महान दानव संप्रदाय को घेर कर उन्हें नष्ट किया जा सके। दुर्भाग्यवश उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया।
यही वह समय था जब महान दानव संप्रदाय ने आसपास के सभी संप्रदायों का सफाया करना शुरू कर दिया था। उस समय के महान संप्रदायों में से केवल कुछ ही बचे थे। उनमें से एक असुर संप्रदाय था। वे महान दानव संप्रदाय से बहुत दूर थे, लेकिन असुर संप्रदाय के गुरु को यह नहीं पता था कि यही असली कारण था या नहीं। लगभग उसी समय चारों महाद्वीप अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहे थे। उत्तरी संप्रदाय में नेक्रोमेंसर टावर ने अन्य सभी मैजिक टावरों को दबाकर सत्ता हासिल की। पश्चिम में पवित्र चर्च के समर्थन से पवित्र साम्राज्य सत्ता में आया। दक्षिण में दक्षिणी महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली हीरो द्वारा हीरो अकादमी की स्थापना की गई, जो शक्ति का केंद्र बन गई। अध्याय 57, तुम्हारे पिता भी। चारों महाद्वीपों में सत्ता के केंद्र उभरने के साथ ही 4 अधिपति शासकों का राज्याभिषेक हुआ। चारों अधिपति शासकों की कोई आधिकारिक रैंकिंग नहीं थी। प्रत्येक महाद्वीप में उनके अधिपति शासक को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। पूर्वी महाद्वीप में भी रैंकिंग थोड़ी पक्षपातपूर्ण थी। पहली अधिपति फेंग यू थीं, जो पूर्वी संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख थीं। उन्हें भावहीन अधिपति के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा अधिपति नेक्रोमेंसर टावर का टावर मास्टर था। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन उसे अनडेड अधिपति कहा जाता था। तीसरी अधिपति पवित्र साम्राज्य की पवित्र पुजारिन थी। उनका नाम इवेंजेलिन था। कई लोग तो यह भी कहते थे कि वह एक देवी का पुनर्जन्म थी। उन्हें पुनर्जन्म की अधिपति कहा जाता था। पूर्वी महाद्वीप दक्षिणी महाद्वीप से नफरत करता था, इसलिए उनके अधिपति को भी अंतिम स्थान दिया गया था। चौथे अधिपति मिस्ट थे, जो पौराणिक नायक अकादमी के डीन और दक्षिणी महाद्वीप में एकमात्र एसएसएस रैंक के नायक थे। पूर्वी महाद्वीप के लोग उसे वेस्ट ओवरलॉर्ड कहते थे। फिर फेंग यू, जो कभी असुर संप्रदाय के बराबर था, बाद में अधिपति बन गया। असुर संप्रदाय के प्रमुख की हत्या करने के बाद भी उसे किसी भी प्रकार के परिणाम का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी ओर असुर संप्रदाय कमजोर हो गया। महान दानव संप्रदाय को छोड़कर यह पूर्वी महाद्वीप का अब भी सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वर्तमान असुर संप्रदाय के प्रमुख को अपने निर्णय पर पछतावा न हुआ हो। वह हमेशा सोचता था कि जब उसे मौका मिला था, तब उसे महान दानव संप्रदाय पर हमला कर देना चाहिए था। वह अत्यधिक सतर्क था, जिसके कारण महान दानव संप्रदाय को और अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर मिल गया। उसने फिर भी हार नहीं मानी। फेंग यू उसके दिल का जुनून बन चुका था। वह उस भावहीन गुड़िया को तोड़ना चाहता था। वह महान दानव संप्रदाय को कुचलना चाहता था। इसीलिए वह और अधिक सहयोगी जुटा रहा था। वह खजाने इकट्ठा कर रहा था और महान दानव संप्रदाय से सब कुछ वापस लेने के लिए सही समय की तैयारी कर रहा था। जब तक सब कुछ तैयार नहीं हो गया, वह खुद को रोक रहा था। ज्यादातर लोगों को लगता था कि वह डरा हुआ है, लेकिन केवल उसका बेटा ही जानता था कि असल में यह सही समय नहीं था। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब गुरुजी महान दानव संप्रदाय का नाश करेंगे और असुर संप्रदाय सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। वह समय अवश्य आएगा। पिता के अगले अधिपति बनने में बस कुछ ही समय बाकी है। लेकिन तब तक आप इसे लीक नहीं कर सकते। मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम इतनी मूर्खता नहीं करोगे, क्योंकि अगर मेरे पिता अधिपति बन जाते हैं तो तुम्हारा पद भी ऊंचा हो जाएगा। युवक मुस्कुराया। उसने खाली गिलास वापस रखा और खड़ा हो गया। तो क्या हम आपके जन्मदिन के जश्न में शामिल होने चलें? चूंकि छोटा भाई तैयार है तो निश्चित रूप से। अंततः युवराज संप्रदाय प्रमुख के पुत्र के साथ कमरे से बाहर निकल गए। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस हॉल में पहुंचे जहां लोग मेजबान का इंतजार करते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। हॉल के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर जन्मदिन का केक रखा हुआ था। इस पार्टी के मेजबान युवराज थे, हालांकि सारी तैयारियां नगर के स्वामी ने की थी। वह हॉल के बीच में खड़े हुए और एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। हॉल में कई प्रतिभाशाली युवा मौजूद थे। उन सभी में अगली पीढ़ी का भविष्य बनने की क्षमता थी। युवराज की नज़र में वे सभी उनके भावी अधीनस्थ थे। असुरा संप्रदाय के अधिपति संप्रदाय बनने के बाद न केवल ये युवा बल्कि उनके संप्रदाय के गुरु भी उसके अधीन होने वाले थे। वर्तमान में महान दानव संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य का महत्व भी छोटे संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख से अधिक था, और वह एक अधिपति संप्रदाय का प्रमुख शिष्य बनने वाला था। वह उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन तब तक वह कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता था। गान यांग कहाँ है? हॉल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन युवराज को अब जाकर पता चला कि एक व्यक्ति गायब है। नगर प्रमुख यहां नहीं थे। भगवान गान एक और अतिथि को लाने गए हैं। एक और मेहमान? ये कौन सा घमंडी मेहमान है जिसे बुलाने के लिए नगर स्वामी को भी जाना पड़ा? क्या उस मेहमान को पता नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है? उन्हें तो तुरंत आ जाना चाहिए था। युवराज को पता नहीं था कि यह अहंकारी व्यक्ति कौन था। वे इतना अहंकार क्यों दिखा रहे थे? उफ, उस व्यक्ति की पहचान। नौकर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजा खुला और नगर स्वामी अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए अंदर आ गया। महामहिम, मैं आपके जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए एक विशेष अतिथि को लेकर आया हूं। उन्हें उम्मीद थी कि युवराज ऐसे अतिथि को लाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें केवल एक तिरछी नजर से ही अभिवादन मिला।
मुझे देखने दो कि कौन सा छोटा मालिक या मालकिन है। मुझे लगा कि मुझे उनका इंतजार करना होगा। युवराज की बातें सुनकर नगर स्वामी का चेहरा पीला पड़ गया। वह राजकुमार को चेतावनी देना चाहता था क्योंकि दूसरे व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं थी। वह युवराज को चौंकाना चाहता था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि युवराज उस व्यक्ति की पहचान बताने से पहले ही इस तरह के शब्द कह देगा। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर मुझे आना हो तो तुम्हारे पिता को भी मेरा इंतजार करना पड़ेगा। प्रवेश द्वार से एक मधुर आवाज आई। उस आवाज में स्पष्ट अहंकार झलक रहा था, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। क्या अब भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो असुर संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य से इस तरह बात करता है? आखिर यह महिला खुद को क्या समझती है? जब उन्होंने उस व्यक्ति को हॉल में प्रवेश करते देखा, तभी उन्होंने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और उन शब्दों को निगल लिया जो सौभाग्य से अभी तक बोले नहीं गए थे। यहां तक कि युवराज भी हैरान रह गए। वह व्यक्ति अन्य मेहमानों की तरह आलीशान पोशाक में नहीं था, लेकिन उसने जो पहना था वह सबको चौंकाने के लिए काफी था। यह महान दानव संप्रदाय का वस्त्र था, और यह कोई बाहरी शिष्य नहीं बल्कि उस खतरनाक संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य था। असुर संप्रदाय के गुरु के पुत्र ने भौहें चढ़ाई। उस महिला को देखकर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अध्याय 58। मैं इसे जाने नहीं दे सका। वह कब चली गई? एरन होटल के कमरे में शिव यिंग का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ चली गई। जब वह कमरा लेने गया था, तभी वह अचानक गायब हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि वह यूं ही चली जाएगी। क्या वह उनकी योजना की तैयारी के लिए गई थी? लेकिन अगर ऐसा था भी, तो उसे अब तक लौट आना चाहिए था। 1 घंटा बीतने के बाद शिव यिंग आखिरकार लौटी। उसे एक अलग कमरा दिया गया था, लेकिन वह फिर भी केवल एरन के कमरे में ही लौटी। तुम वापस आ गए। कहाँ थे तुम? मैं बस कुछ चीजों का ध्यान रख रहा था। कहीं उन चीजों में किसी की हत्या तो शामिल नहीं थी? एरन देख सकता था कि उसने अपने हाथ धो लिए थे, फिर भी खून की गंध पूरी तरह से नहीं मिट पाई थी। तुमने किसे मारा? उसने उससे यह नहीं पूछा कि क्या उसने किसी की हत्या की है। उसने सीधे पूछा कि उसने किसकी हत्या की है और क्या वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मैंने कोशिश की। मैंने तुम्हारी बात सुनने की कोशिश की और किसी को न मारने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सका। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाए थे। वे मरने के लायक थे। उन्होंने हथियार उठा लिए। एरन को रोने का मन कर रहा था। उसे ठीक इसी बात का डर था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। उसने पहले ही गार्डों को जाने दिया था क्योंकि वह उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। उस समय वे सबकी नजरों में थे। फिर भी वह उनके कृत्यों को नहीं भूली थी। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मुझे कोई न देखे, उसने कहा, मानो वह एक नन्ही बिल्ली के बच्चे की तरह प्रशंसा की तलाश कर रही हो। एरन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। इन सब के बाद भी क्या वह सिर्फ इसलिए तारीफ पाना चाहती थी क्योंकि उसे देखा नहीं जा रहा था? कभी कभी वह भूल जाता था कि यह महिला वास्तव में कितनी खतरनाक थी। फिर भी वह उसे डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या आपने शवों का ध्यान रखा? शिव यिंग ने सिर हिलाया। वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। अच्छी लड़की। एरन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हालांकि वह उसके कार्यों की प्रशंसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह उसे दुखी भी नहीं करना चाहता था। वह महिला एक बच्चे की तरह सिर झुकाकर खूबसूरती से मुस्कुराई। उसे उस रूप में देखकर एरन सचमुच उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस पर जादू का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन इस रूप में वह वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे 2 कमरे मिले हैं। आप यह वाला कमरा ले लीजिए। मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। कल हमें बहुत काम करना है। उसने झट से अपनी नजरें हटाईं और जाने लगा। उसे नहीं पता था कि अगर वह यहां थोड़ी देर और रुका तो क्या हो सकता है। शिव यिंग ने बिना सिर उठाए उसका हाथ पकड़ लिया। धीमी आवाज में उसने कहा, कृपया यहीं रुकिए। उसकी मोहक आवाज सुनकर एरन का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। उसे नहीं पता था कि अगर वह उसके आगे झुक गया तो क्या होगा। उसने अपनी जेब में मौजूद सेलेस्टे के बारे में सोचा। वह एक बच्ची जैसी थी और वह नहीं चाहता था कि ऐसी चीजों से उसका दिमाग खराब हो। सेलेस्टे उसके लिए एक गुप्त हथियार की तरह थी। जब भी उसे लगता कि उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही है और वह हार मानने वाला है, तो वह उसके बारे में सोचता और अपनी पूरी ताकत से विरोध करता। मुझे नींद आ रही है। मेरे लिए यहां से चले जाना ही बेहतर है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। वह गलियारे में खड़ा था और अपने धड़कते दिल को थपथपा रहा था। वह सचमुच एक मोहक स्त्री है। केवल वही जानता था कि उस स्त्री के आकर्षण का विरोध करना कितना कठिन था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी प्रबल इच्छा शक्ति है। मैं कब तक उसके ऐसे प्रलोभनों का विरोध कर पाऊंगा? वह अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित होकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। आधी रात के समय एरन सोने चला गया। लंबी यात्रा ने उसे सचमुच थका दिया था। बहुत समय बाद उसे सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर मिला। जैसे ही वह उस आरामदायक बिस्तर पर लेटा, उसे बस नींद आ गई। सेलेस्टे अभी भी जाग रही थी। वह चुपचाप एरन के सोते हुए चेहरे को देखती रही।
वह फिर से उसके गालों को गुदगुदाना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि पिछली बार ऐसा करने पर उसे डांट पड़ी थी। उसने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वह खिड़की की ओर उड़ गई और बाहर के खूबसूरत रात के आकाश को देखने लगी। वह इतने समय से एरन की जीप में सफर कर रही थी। उसने इस दुनिया के कई अजूबे देखे थे, फिर भी वह और भी देखना चाहती थी। उसने खिड़की थोड़ी सी खोली और बाहर उड़ गई। चूंकि उसका सोने का इरादा नहीं था, इसलिए वह सुबह लौटने से पहले शहर में घूमना और कुछ खोजबीन करना चाहती थी। फिर 1 और घंटा बीत गया। सेलेस्टे एरन के कमरे से चली गई, उसे अकेला छोड़कर। कमरे के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमा और फिर दरवाजा खुल गया। एक व्यक्ति उसके कमरे में दाखिल हुआ और वह कोई और नहीं बल्कि शिव यिंग थी। उसने एरन की ओर देखा जो शांति से सो रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और उसके बिस्तर पर चढ़कर उसके बगल में लेट गई। उसने कुछ नहीं किया। वह बस उसी तरह बैठी रही, उसके प्यारे से चेहरे को देखती रही जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। मुझे नहीं पता था कि इस समारोह में इतना महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला है। महान दानव संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य के आगमन पर युवराज स्तब्ध रह गए, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे अभी अभी इस संप्रदाय के विनाश पर चर्चा कर रहे थे। उसने अपने असली विचारों को जाहिर नहीं होने दिया। वह यह नहीं भूला था कि अभी समय नहीं आया था। फिलहाल महान दानव संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था। उन्हें कुछ सम्मान दिखाना ही था, भले ही वह केवल एक आंतरिक शिष्य ही क्यों न हो। मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं। वह महिला के पास पहुंचते हुए मुस्कुराया और व्यक्तिगत रूप से उसका अभिवादन किया। रास्ते भर वह अपने छोटे भाई के हाव भाव को देखता रहा, जो असुर संप्रदाय के गुरु का पुत्र था। अगर यहां किसी को ग्रेट डेमन सेक्ट से सबसे ज्यादा नफरत थी, तो वह वही था। सौभाग्यवश उसने भी कुछ असामान्य नहीं दिखाया। उसने बस उस महिला को देखते ही अपनी जीभ चटका दी। आपको नगर स्वामी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने इतनी विनती की कि मैं मना नहीं कर सका। वह महिला युवराज के पास से गुजर गई, उसने एक पल के लिए भी उनकी ओर नहीं देखा। उसने न तो उसे अभिवादन किया और न ही जन्मदिन की बधाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वह यहां आकर उस पर एहसान कर रही हो। युवराज के होंठ फड़कने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने भावों पर काबू पा लिया। अध्याय 59, छोटी चोर सेलेस्टे। युवराज ने महान दानव संप्रदाय के शिष्यों के अहंकार के बारे में सुना था। अब वह इसे अपनी आंखों से देख रहा था। उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये लोग सचमुच किसी का सम्मान नहीं करते थे। अगर उस महिला की पहचान उजागर न होती, तो वह ऐसे व्यवहार के लिए उसे जान से मारने के बारे में भी सोच सकता था। वह अपना क्रोध केवल नगर स्वामी की ओर ही निर्देशित कर सकता था। महान दानव संप्रदाय के किसी व्यक्ति को आमंत्रित करना एक बात थी। उन्होंने कुछ निमंत्रण भेजे भी थे, लेकिन उनसे आने की विनती करना, इस नगर स्वामी ने उसे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस महिला की बात करें तो अगर वह हद पार नहीं करती है तो मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर वह हद पार करती है तो मैं उसे गायब ही कर दूंगा। महान दानव संप्रदाय खतरनाक था और कोई भी उनके शिष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन अगर उन्हें इस बात का पता ही न चले तो क्या होगा? उसके पास उस महिला को गायब करने के हजारों तरीके थे, और वह भी बिना दोष अपने ऊपर लिए। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने महान दानव संप्रदाय के मुखिया का इस्तेमाल करके अपने भाई की हत्या करवाई और फिर भी बच गया। वह पर्दे के पीछे रहकर काम निपटाना जानता था। अगर संभव हो तो वह इतनी दूर नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी पीठ सीधी की और उसके चेहरे पर फिर से बनावटी मुस्कान लौट आई। ऐसे अतिथि को यहां लाने के लिए धन्यवाद। उसने नगर स्वामी को धन्यवाद दिया। केवल वही जानता था कि उसके हृदय में कितना क्रोध छिपा हुआ था। नगर स्वामी को वास्तव में लगा कि वह उसे धन्यवाद दे रहा है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्हें युवराज की कृपा प्राप्त हो चुकी थी। उनका भविष्य उज्जवल था। उन्हें भविष्य में भारी पुरस्कार मिलने वाले थे। कम से कम उनकी कल्पना तो यही कहती थी। युवराज ने मुड़कर केक काटकर उत्सव की शुरुआत की। युवाओं ने उनके पास आकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी की। उनका अधिकांश ध्यान अभी भी ग्रेट डेमन सेक्ट की उस महिला पर केंद्रित था जो एक कोने में रखे गिलास से शराब पीने में व्यस्त थी। केक काटने की रस्म के बाद सभी युवाओं के लिए एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे मनोरंजन के लिए आयोजित किया गया बताया गया था, लेकिन वास्तव में यह सभी युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर था। हर किसी को किसी एक व्यक्ति को युद्ध के लिए चुनौती देने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति थी। कोई भी युवक कायर नहीं दिखना चाहता था। वे अन्य संप्रदायों के सर्वश्रेष्ठ लोगों के विरुद्ध अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। इसीलिए उनमें से कई दूसरों को चुनौती देने के लिए आगे आए। तुम लोग खूब मजे करो, मैं अब चलता हूं। महान दानव संप्रदाय की महिला इस आयोजन के लिए पीछे नहीं रुकी। उसकी नजरों में वे सब बच्चे थे। उसे उनकी प्रतिभा देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? और मुझे लगा था कि मुझे महान दानव संप्रदाय के किसी व्यक्ति का सामना करने का मौका मिलेगा। असुर संप्रदाय के गुरु का पुत्र उसके जाते हुए देखकर खड़ा हो गया। हालांकि उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे इस तरह जाने नहीं दे सकता था।
वह उस स्त्री को उसके उच्च सिंहासन से नीचे उतारना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वह महान दानव संप्रदाय के प्रधान शिष्य को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन वह स्त्री तो केवल एक आंतरिक शिष्य थी। अगर वह उसे हरा सकता है तो वह महान दानव संप्रदाय के अजेय होने के मिथक को तोड़ सकता है। यह एक अभूतपूर्व अवसर था। कई अन्य संप्रदायों के प्रमुख शिष्य यहां उपस्थित थे। उनके संप्रदाय पूरे महाद्वीप में फैले हुए थे। यद्यपि वे असुर संप्रदाय जितने महान नहीं थे, फिर भी उनके संप्रदायों का काफी प्रभाव था। यह खबर फैलनी ही थी, इसमें बस कुछ ही समय बाकी था। मेरे पास फालतू समय बिताने का समय नहीं है। महिला ने सिर हिलाया, मानो वह किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही हो। तुम्हारा डरना स्वाभाविक है। मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। वह युवक बैठ गया। हालांकि उसने ऐसा जताने की कोशिश की कि वह दयालु है और पीछे हट रहा है, लेकिन उसके शब्दों में ताने भरे थे। हॉल से लगभग बाहर निकलते ही वह महिला रुक गई। सबकी निगाहें उस महिला पर टिक गईं जो रुक गई थी। किसी ने सचमुच उसे चुनौती दी थी, और वह कोई और नहीं बल्कि असुर संप्रदाय के गुरु का पुत्र था। उन सभी को पता था कि आगे एक शानदार शो होने वाला है। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि हॉल में एक और छोटा मेहमान भी मौजूद था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक छोटा मेहमान अंदर आ गया। पीछे रखा केक धीरे धीरे गायब होता चला गया। सेलेस्टे केक के बगल में बैठी थी, जो उससे भी लंबा था। मिठाई की दीवानी एक छोटी बच्ची की तरह वह अपने छोटे से मुंह से केक खाती रही। उसे न तो यह पता था कि उसके हॉल का माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों था, और न ही उसे इसकी परवाह थी। केक इतना स्वादिष्ट था कि सेलेस्टे को किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं गया। वह केक चोर बन चुकी थी। अगर तुम पिटना चाहते थे तो तुम्हें शुरू से ही कह देना चाहिए था। मैं दयालु हूं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। महान दानव संप्रदाय की युवती मुड़ गई। वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग यह भूल गए थे कि पूर्वी महाद्वीप में महान दानव संप्रदाय का इतना प्रभावशाली अस्तित्व क्यों था। चूंकि वे उसे चुनौती देना चाहते थे, इसलिए वह उन्हें महान दानव संप्रदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ जाने के परिणामों को देखने देने के लिए तैयार था। जूनियर ब्रदर यांग, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? युवराज थोड़ा हिचकिचा रहे थे। वे अपने स्वामी के पुत्र को अपने साथ लाए थे, और उन्हें भी ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी। अगर उसका छोटा भाई जीत जाता तो ठीक था, लेकिन अगर वह हार गया तो क्या होगा? अगर असुर संप्रदाय के गुरु का पुत्र महान दानव संप्रदाय के एक साधारण शिष्य को भी नहीं हरा पाता, तो मामला पेचीदा हो सकता है। इस तरह की अफवाहें भी उतनी ही तेजी से फैलने वाली थीं, और वह अपने स्वामी के हाव भाव की कल्पना मात्र ही कर सकता था। अगर वह हार भी जाता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी मौत हो जाती तो उसके अंजाम उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होते। अध्याय 60। आपका शरीर आपके मुख से अधिक ईमानदार है। सुबह का समय था। एरन अभी भी बिस्तर पर था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में कौन सो रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका हाथ शिवयिंग की कमर पर लिपटा हुआ है। उन दोनों के बीच न के बराबर दूरी थी, क्योंकि वह अनजाने में ही उससे लिपटा हुआ था। बिस्तर कितना अच्छा लग रहा है। उसने धीरे से अपना चेहरा शिवयिंग की गर्दन से सटाया, उसके शरीर से निकलती गर्माहट को महसूस करते हुए। उसका हाथ ऊपर उठा और उसने अपने हाथों में कुछ नरम सा महसूस किया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे कुछ बुरा सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपना हाथ थोड़ा दबा लिया। ये गंध, ये बिस्तर की नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वो आधी नींद में तो नहीं था या सिर्फ कल्पना कर रहा था। जैसे ही उसने हल्का सा दबाया, एक धीमी सी आग गूंज उठी। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी, क्योंकि वह कुछ सोच रहा था। यह आह सपने से कहीं ज्यादा असली लग रही थी। और उसका हाथ, वह तकिए पर तो बिल्कुल नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने देखा कि यह किसकी गंध है, वह और भी तेज हो गई। वह बिस्तर पर अकेला नहीं था, बल्कि वह एक औरत के साथ था, और उसे यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह औरत कौन थी। वह अपना हाथ उससे हटाना चाहता था, लेकिन शिवयिंग ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और उसे हटाने नहीं दिया। तुम जाग गए हो? तुम्हारे खेलना शुरू करने से पहले से ही मैं जाग रही थी, शिवयिंग की सुंदर आवाज ने जवाब दिया। खांसी, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सो रही थी। तो सोते रहो। शिवयिंग मुस्कुराई और अपने स्तनों पर रखे उसके हाथ को दबाया। एरन अपना हाथ हटाना चाहता था, लेकिन शिवयिंग के हाथ ने उसे वहीं रोक रखा था। उसने अपना हाथ हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। हाथ हटाने की कोशिश करके अपनी कमजोरी उजागर करने के बजाय उसने कोशिश न करना ही बेहतर समझा। मुझे उस जगह को नहीं छूना चाहिए। तो फिर तुम और कहाँ छूना चाहते हो? खांसी, हमें इससे भी ज्यादा जरूरी काम करने हैं। भूलना मत, अभी बहुत समय है। वह लड़की अभी तक शहर छोड़कर नहीं गई है। तुम मेरे कमरे में घुसे कैसे? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने दरवाजा बंद कर रखा था। मैंने मैनेजर से एक अतिरिक्त चाबी मांगी, और उसने यह तुम्हें दिया। क्या उसके पास कोई और विकल्प था? मैं अक्सर भूल जाता हूं कि तुम असल में कौन हो। हमें सच में तैयार हो जाना चाहिए।
भले ही वह शहर छोड़कर न गई हो, फिर भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। मुझे उसे अपनी शिष्या के रूप में पाना ही होगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से ज्यादा ईमानदार है, शिव यिंग ने चिढ़ाते हुए कहा। यह तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। फिर नगर स्वामी के महल में एक युवक ने अपनी आंखें खोलीं, उसे अपने बाएगाल में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। हर सांस के साथ उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जिससे उसने सहज ही अपनी छाती पकड़ ली। उसका शरीर भारी और दर्द से भरा हुआ था। भ्रम की स्थिति में वह उन घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था जिनके कारण वह इस स्थिति में पहुंचा था। धीरे धीरे उसके आसपास का दृश्य स्पष्ट होने लगा। कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन फिर भी वह एक व्यक्ति की आकृति देख पा रहा था। उसके बगल में बैठा व्यक्ति युवराज था। मैं यहां कैसे आया? युद्ध का क्या हुआ? जूनियर ब्रदर यांग, लड़ाई। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? मेरी यादें थोड़ी धुंधली हैं। वहां क्या हुआ था? युवराज ने गहरी सांस ली और फिर समझाया, लड़ाई सिर्फ 10 सेकंड तक चली और आप बुरी तरह घायल हो गए थे। उसने आपको बहुत जोर से मारा था, इसलिए यह स्वाभाविक है कि आपको चीजें याद करने में परेशानी हो रही है। बेवकूफी। मैं इतनी जल्दी कैसे हार सकता हूं? और वह भी सिर्फ एक आंतरिक शिष्य के खिलाफ? काश ये झूठ होता। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने ये देखा। युवराज ने आह भरी। हालांकि मैंने सबको कहा था कि यहां हुई किसी भी लड़ाई के नतीजों का जिक्र बाहर कभी न करें। ये कैसे हो सकता है? युवक ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर पिताजी को पता चला कि मुझे एक मामूली शिष्य ने पीटा है, तो वो मुझे मार डालेंगे। उसे कैसे पता चलेगा? युवराज ने बीच में ही टोकते हुए कहा। जिन्होंने इसे देखा, वे कभी भी ऐसी बात फैलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह असुर संप्रदाय को नाराज करने से कम नहीं होगा। इसलिए जूनियर ब्रदर यांग निश्चिंत हो सकते हैं। मैं आराम नहीं कर सकता। यांग कुआन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि वह उस लड़की को हरा देगा और अपने पिता को गर्व महसूस कराएगा, लेकिन इसके बजाय वह हार गया, और वह भी सबके सामने इतने दयनीय तरीके से। भले ही दूसरे लोग इसे न फैलाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह लड़की इसे नहीं फैला सकती। छोटे भाई यांग, मुझे शक है कि वह ऐसा करेगी। वह महान दानव संप्रदाय की सदस्य है। आप जानते हैं कि वे लोग कितने घमंडी होते हैं। वे अपनी जीत के बारे में कभी बात नहीं करते। भले ही ऐसा हो, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। यह खबर तो जरूर फैलेगी। अगर मेरे पिता को पता चल गया कि यहां क्या हुआ है, तो वो मुझे मार डालेंगे। यांग कुआन ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वह अब कहाँ है? छोटे भाई यांग, तुम उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं रहे होगे, है ना? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? अब तो सिर्फ उसका सिर ही मेरे पिता को खुश कर सकता है। यांग कुआन, मुझे नाराज करने का यही नतीजा है। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। वह बिना शक पैदा किए उस लड़की को मरवा सकते थे, लेकिन यह पिछली रात की बात नहीं थी। स्पॉन, सबको पता चल जाएगा कि यांग कुआन के साथ उसका झगड़ा था। अगर वह लड़की मर गई या लापता हो गई तो असुर संप्रदाय का तो बुरा हाल हो जाएगा। छोटे भाई, मुझे नहीं लगता कि यह सही विकल्प है। असुर संप्रदाय अभी तैयार नहीं है। तुम मेरे साथ हो या नहीं? मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं इस हालत में अपने पिता का सामना नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी मदद करो, मैं आत्महत्या कर लूंगी। और पिताजी मुझे न बचाने के लिए तुम्हें दोषी ठहराएंगे। और तुम जानती हो कि उसके बाद क्या होगा। युवराज को लगा कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगर उसने यांग कुआन की मदद नहीं की, तो वह आत्महत्या कर सकता था और सारा दोष उसी पर आ जाता। अगर ऐसा हुआ, तो वह अपने अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कुछ आदमियों को इकट्ठा करूंगा। अंततः उसने हार मान ली।